रात के 2:30 बज रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस की टेबल लैंप के जर्द रोशनी में 4 मर्द खामोशी से बैठे थे। चारों सिमत ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे मौत सर पर मंडला रही हो। चंद लम्हे गुजरे तो दरवाजा खुला था और प्रोफेसर मुनीर अंदर दाखिल हुए थे। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद, देखने में वो बला का हसीन था। इसे देखते चारों फौरन खड़े हो गए थे। सबने एक साथ सलाम किया था, मगर इसने जैसे सुना ही नहीं। सीधा जाकर वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे ये जगह इससे की हो। इसने हाथ की हल्की जंबे से सबको बैठने का इशारा दिया था। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। इन चारों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और गला साफ करके धीमी आवाज में बोला, सर, 3 लड़कियों को मुंतखब किया गया है। तीनों के लिए घर वाले कमजोर है और इनके घरों से कॉलेज भी दूर है। यानी ये मामला सेट है। अगर हम इन्हें रास्ते से हटा दें तो किसी को खबर तक नहीं होगी। और तीनों ही बहुत खूबसूरत है, आगे जाकर हमें बहुत मुनाफा देंगी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये कहते हुए इसने मोबाइल निकाला और तस्वीरें आगे बढ़ा दी थी। मुनीर ने एक एक तस्वीर को गौर से देखा। इसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी जो इसके चेहरे की संजीदगी से बिल्कुल अलग थी। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बोला, देर किस बात की है शाकिर? फौरन झुककर बोला, सर, 2 लड़कियां कल ही गायब हो जाएंगी, तीसरी कब आती है? इसे हम कॉलेज के किसी डॉक्यूमेंट के बहाने बुलाएंगे और रास्ते में रोक लेंगे। कोई भी कॉलेज तक नहीं पहुंचेगी। जगह भी ऐसी होगी जहां कैमरा हो ताकि शक कॉलेज पर ना आए। गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की होगी और हमारी लोग मुकम्मल कवर होंगे। मुनीर ने उंगलियों से मेज पर हल्की दस्तक दी और बोला, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, नतीजा क्या निकला था, याद है ना? शाकिर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी सख्ती आई, मगर फौरन संभल गया और बोला, इस बार कोई गलती नहीं होगी सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मैंने पूरा जाल बिछाया। काम ऐसे किया जाएगा कि कॉलेज के इंतजामिया पर बिल्कुल भी शक ना आए। हमने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया है। यानी अगर कॉलेज पर नाम आया, पुलिस फौरन कॉलेज को प्रोटेक्ट करेगी और इन्हें किडनैपिंग की वीडियो मुहैया करेगी ताकि ये शक नामालूम अफराद पर चला जाए। मुनीर ने नजर उठाकर सीधा इसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मुझे नतीजा चाहिए, कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं। अगर इस बार भी मसला बना तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। कमरे में बैठे बाकी 3 आदमी खामोशी से ये सब देख रहे थे। इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, सर, प्रिंसिपल का क्या करेंगे? मुनीर के होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट आई थी। वो बोला, प्रिंसिपल मेरी जेब में है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। तुम लोग सिर्फ अपना काम देखो। इसने दोबारा तस्वीरों पर नजर डाली और एक तस्वीर पर उंगली रोक दी। बोला, ये वाली, इसका शेड्यूल मुकम्मल निकालो, कब आती है, किसके साथ आती है, कहाँ रुकती है, मुझे हर चीज चाहिए। और हाँ, नाम वगैरह बताओ। शाकिर ने फौरन सर हिलाया जैसे वो पहले ही सब जानता हो। वो बोला, सर, इसका नाम हीरा है, उम्र 17 साल है, बाकी कल सुबह तक मुकम्मल रिपोर्ट आपके पास होगी। मुनीर ने कुर्सी से हल्का सा आगे झुककर कहा, और सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं, काम सिर्फ साफ होना चाहिए कि कोई सवाल ना उठे। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो तुम सब समझते हो इंजाम क्या होगा। मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बार मैंने मुरव्वतन मैं तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। इसकी आवाज धीमी थी, मगर इसमें ऐसी सख्ती थी कि कमरे का माहौल और भी बोझिल हो गया। चारों मर्द बेख्तियार सीधे होकर बैठ गए थे, जैसे किसी ने इन्हें याद दिला दिया हो कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शाकिर ने आहिस्ता से कहा, सर, आप बेफिक्र रहें, सब कुछ काबू में है। ये तीनों और मैं बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, आप मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। मुनीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चंद लम्हे इन्हें देखता रहा। फिर कुर्सी से उठा था, कोट को सीधा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जाते जाते इसने बगैर पलटे कहा, कल रात इसी वक्त मुझे खबर चाहिए। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में मौजूद चारों मर्द एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे सब कुछ समझ गए हो, मगर कोई जुबान नहीं खोल रहा हो। मेज पर रखी वो 3 तस्वीरें अब भी रोशनी में पड़ी थी और कमरे में फैली खामोशी पहले से कई ज्यादा भारी हो चुकी थी। दूसरी जानिब एक अलग ही खूबसूरत दुनिया आबाद थी। हवेली के बड़े बड़े कमरे के बाहर 17 साला हिरा खड़ी थी, हाथ आपस में जकड़े हुए और आंखों में डर के साथ एक जिद्दी सी उम्मीद भी झलक रही थी। इसने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गई थी। सामने जहीरुद्दीन साहब आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे और इसे देखते इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन इन्होंने मुस्कुराहट को ज्यादा फैलने नहीं दिया। जानते थे कि अगर वो जरा भी इसको
फ्री करेंगे तो इनकी बात नहीं मानेगी। और वो इसको देखते हुए बोले, आओ मेरी लाडो रानी, आखिर नीचे आने की जहमत करी ली तुमने। तुम्हारी अम्मा अभी तुम्हारी शिकायतों का पलंदा छोड़कर गई हैं। तुम क्यों इसकी जान हलकान करती हो? छोटी बच्ची नहीं हो, 17 साल की हो गई, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आओ इधर बैठो मेरे पास। हिरा ने वहीं खड़े खड़े होंठ भींच कर कहा, पहले आप वादा करें दादू, आप मुझे डांटेंगी नहीं। देखें आपकी बहू कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करती है। मैंने कुछ नहीं किया, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे एक 7 साल का बच्चा समझती है। हालांकि मैं इनको कई दफा समझा चुकी हूँ कि मैं अब 17 साल की हो गई हूँ, मेरा मैट्रिक हो चुका है, मैंने कॉलेज में कदम रख लिया, मैं बड़ी हो गई हूँ, मगर इसके बावजूद वो मुझे बड़ा होने ही नहीं दे रही, मुझे मेरी मर्जी करने ही नहीं देती। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी हर दोस्त अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारती है और एक वाहिद मैं हूँ जो अम्मी के कहने पर हर काम करती हूँ। दोस्तों के घर नहीं जा सकती, इन्हें अपने घर नहीं बुला सकती, हर वक्त पढ़ाई में सर दिए बैठी रहती हूँ। मेरी भी जिंदगी है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि और लड़कियों की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं, घूमूं फिरूं, अपनी मर्जी का खाना खाऊं, लेकिन अम्मी हर चीज में रोक टोक करती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, आप मुझे बताएं। वो शुरू हुई तो इसने चुप होना भुला ही दिया था। वो आहिस्ता से मुस्कुराए और बोले, अरे अरे लाडो रानी, बस करो, आओ पहले बैठो फिर बात करते हैं। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और इनके बराबर बैठ गई थी, लेकिन मुंह बदस्तूर बना हुआ था। आज वो अपनी बात हर कीमत पर मनवा कर ही दम लेना चाहती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि इसके दादा साहब थे। इनको पता था कि किस तरह के बच्चे को काबू करना है। जैसे वो थोड़ी करीब बैठी, इन्होंने फौरन इसका कान पकड़ लिया था और सख्त लहजे में बोले, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों अपनी माँ को तंग करती रहती हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? वो पहले इतनी परेशान है, हर वक्त तुम्हारी फिक्र में हलकान होती रहती है। तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी माँ को सर आंखों पर बिठाओ, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनती हो। हेरा फौरन तड़प कर बोली, दादू कान छोड़े, दर्द हो रहा है। वो मजीद सख्ती से बोले, आज तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी, तुमने पूरी हवेली के नाक में दम कर रखा है। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओ मुझे। हम सबकी शिकायतें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की कोई शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो झंझला कर बोली, अच्छा न छोड़े तो सही, दर्द हो रहा है, फिर सुकून से बात करो कि मैं कौन सा भागे जा रही हूँ। इन्होंने कान छोड़ा तो फौरन खिसक कर सामने वाले सोफे पर जा बैठी थी। इसको डर था कि कहीं दोबारा कान न पकड़ लें। सामने सोफे पर बैठते नाक चढ़ाकर बोली, इतना जोर से कान मरोड़ा अभी तक जल रहा है। आपको पता है आपकी बहू कितनी तेज खातून है? मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाकर समझती है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, एक छुट्टी करने नहीं देती। इनको लगता है कि अगर मैंने एक भी छुट्टी की तो मैं कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अब इन्हें कौन समझाए कि रोज रोज जाना बेवकूफी, और कौन सा मेरी फील्ड इतनी हार्ड है कि मैं एक जीनियस स्टूडेंट हूँ, अगर ना भी पढ़ूं तो भी पास हो जाऊंगी। सबसे ज्यादा अहम फिलहाल मेहंदी का फंक्शन है। ज़हीरुद्दीन साहब ने हैरत से इसकी शक्ल देखी थी। वो मजीद बोली, आपको पता है सकीना की मेहंदी है, अब क्या मैं इसकी मेहंदी भी छोड़ दूं? आपकी बहू का बस चले तो मुझे कॉलेज में ही शिफ्ट करवा दे। एक दिन की छुट्टी से क्या फर्क पड़ जाता है? वो हमेशा मेरे साथ दुख में खड़ी रही है, और आज जब इसकी इतनी बड़ी खुशी आई है तो मैं इसकी मेहंदी पर भी वक्त से नहीं पहुंचूंगी। ये कितनी बुरी बात होगी। आप खुद सोचें, अगर आपके दोस्त की शादी हो रही हो और आप वक्त पर ना पहुंचे, से कितना बुरा लगेगा। ज़हीरुद्दीन साहब ने हुक्के का कश लिया और सीधे होकर बोले, सबसे पहली बात, फंक्शन रात को होगा, तुम दिन से क्यों जाना चाहती हो? और मैं मानता हूँ तुम दोनों सहेलियां हो, लेकिन वो गैर लोग हैं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर इनके घर ठहरो। और दूसरी बात, कॉलेज एक दिन ना जाने से भी लाजमन फर्क पड़ता है, और वैसे भी तुम कौन सा पूरा दिन कॉलेज में गुजारती हो? 1 बजे तक तो वापस आ जाती हो, फिर इसके बाद चली जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और अगर तुम्हारी माँ ने फिर भी एतराज करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी माँ को डांट कर खामोश करवाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अपनी माँ की बात मानो और कॉलेज से छुट्टी नहीं करो। वो तुम्हारा भला चाहती है, जिंदगी में इसने बहुत आजमाइश बर्दाश्त की है, सिर्फ एक पढ़ाई की खातिर। अब अगर वो तुम्हें कामयाब देखना चाहती तो इसमें क्या बुराई है? हेरा ने फौरन जवाब दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इसके घर जल्दी जाना है, 12 बजे तक पहुंचना है। अब मैं क्या करूं? आपकी हर बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैं अपनी दोस्त की मेहंदी मिस नहीं कर सकती। शादी सिर्फ एक दफा होती है, बार बार नहीं। और ये बात अम्मी को समझनी होगी, और मैं इनको समझाया करूंगी। इंसान जिंदगी का मालिक खुद होता है। ना हमारे माँ बाप को चाहिए हमारे एक छोटे से होल में मुदाखलत करें, और ना ही किसी तीसरे शख्स को। इस बात की सुनकर वो जरा संजीदा हुए, बोले, तो ऐसा करोगी कि 11 बजे तक छुट्टी ले लो? तुम्हारी हर बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो वो मुझसे बोल कर गई है।
मैं तुम्हें शादी में नहीं भेजना चाहती। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें कॉलेज जाना होगा, तब कहीं हम तुम्हारी तरफदारी कर सकते हैं। हेरा ने फौरन मुंह बनाकर कहा, मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देंगी। वो बोली, तो फिर मैं क्या करूं? वही करो जो वो कहती हैं। आधा दिन कॉलेज जाओ और सीधी घर वापस आ जाओ। हेरा ने हमें चढ़ा कर कहा, अगर घर का कोई बड़ा ना चाहे तो छुट्टी नहीं मिलती। मैंने आपसे कितनी दफा बोला था कि मेरा दाखिला किसी प्राइवेट इदारे में करवाएं, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे एक ऐसे इदारे में भेजा है जहां मैं अपनी मर्जी भी नहीं कर सकती। दादा को कॉलेज बड़ा जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के असूल बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और इनकी पासदारी करना हर इंसान पर फर्ज है। ऐसा करते हैं, चले आप मेरे साथ। वो हल्का सा हंसे और बोले, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊं? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? तुम क्या कह रही हो? अब मैं इस उम्र में तुम्हारे पीछे पीछे फिरूं, ये अच्छी बात है? तुम कहती हो ना तुम बड़ी हो गई हो, तो फिर कॉलेज से छुट्टी लाने में क्या मसला है? लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि आधे दिन की छुट्टी भी ना लो। तुम्हारी अम्मी इस बात पर भी गुस्सा करेंगी। इनकी बात सुनकर वो फौरन बोली, तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? बड़ा सख्त सख्त होकर बोले, मैंने कह दिया ना कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, पढ़ाई अहम है। हेरा कुछ लम्हे ने देखती रही, इसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। फिर वो तेजी से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, फिर आप भी ना करें कुछ। आप और आपकी बहू दोनों एक जैसे हैं, वक्त पर बस हुक्म चलाना आता है। अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहकर वो पलटी और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकल गई थी। एक वही थे जिस पर वो अपना हक जताती थी, अपना अपना गुस्सा निकालती थी। इसके अलावा वो कभी भी किससे बदतमीजी नहीं करती थी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। जहीरुद्दीन साहब ने हुक्के के नाली एक तरफ रखी और गहरी नजर से दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो भी गई थी। इनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती और किसी अनजानी सोच का साया उभर आया था, जैसे वो इस एक जुमले को जहन में बार बार दोहरा रहे हो। वो ऐसा ऐसा बड़बड़ाए से जुबान चलने लगी है इस लड़की की। फिर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गए, मगर इनकी नजरें अब भी इसी दरवाजे पर जमी हुई थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हो जो बाकी सबसे छुपा हुआ था। पूरी रात बीत गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह के 8 बज रहे थे। हिरा आईने के सामने खड़ी मुंह बनाए दुपट्टा ठीक कर रही थी। बालों की लट बार बार चेहरे पर आ रही थी, जैसे वो झंझला कर हटा देती। वो बड़बड़ाई, पता नहीं अम्मी को क्या मसला है, एक दिन अगर कॉलेज से छुट्टी कर लूंगी तो कौन सा अजाब आ जाएगा। हर बात पर बस रोक टोक। एक वक्त आएगा जब ये मुझे आवाजें देती रह जाएंगी और मैं पलट कर भी नहीं देखूंगी। आज वो शदीद गुस्से में थी, जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी। वो भी अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि अचानक मोबाइल फोन बज उठा। इसने नागबारी से फोन उठाया। स्क्रीन पर सकीना का नाम देखकर इसके चेहरे पर एक लम्हे को हल्की सी नरमी आई थी, मगर अगले लम्हे वो फिर संजीदा हो गई थी। इसने कॉल रिसीव की और अभी वो हेलो कहती कि दूसरी तरफ से सकीना की तेज आवाज आई, तुम कितनी देर में पहुंच रही हो? अभी 8 बज रहे हैं, देखो 10 बजे तक आ जाना, फिर हम दोनों साथ पार्लर चलेंगे। मेरी मेहंदी लगनी है और मुझे तैयार भी होना है। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। एक तुम ही तो मेरी दोस्त। हिरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, यार मैं नहीं आ रही, तुम किसी और के साथ पार्लर चली जाओ, मैं 1 बजे तक सीधा पार्लर आ जाऊंगी। मेरी अम्मी मान ही नहीं रही। मैंने बहुत कहा कि आज कॉलेज की छुट्टी दे दें, मेहंदी में जाना है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। सकीना ने फौरन झंझला कर कहा, यार ऐसा भी तुम कौन सा तीर मार लोगी? पढ़कर तुम्हारी हवेली में वैसे भी लड़कियों को पढ़ने की ज्यादा आजादी नहीं है, फिर भी तुम्हारी अम्मी क्यों इतना जोर दे रही हैं? हिरा ने हल्का सा तल्ख कहका लगाया और बोली, इन्हें लगता है कि अगर मैंने तालीम हासिल की तो मैं किसी से नहीं डरूंगी, हर बात पर डट कर खड़ी रहूंगी। हालांकि मैं तो पहले भी ऐसी हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। वो एक लम्हे को रुकी, फिर आवाज आस्था हो गई, असल में वो मेरे नसीब से डरती हैं। बाबा के जाने के बाद इनके साथ जो हुआ वो सब कुछ देख चुकी हूँ। इन्होंने सब बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि वो कहीं जा नहीं सकती थी। वो हमेशा कहती थी कि अगर तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तुम अपने फैसले खुद कर सकोगी। इसलिए वो चाहती है कि मैं हर हाल में पढ़ूं। सकीना ने बेसब्री से बात काट दी, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे सिर्फ ये बताओ तुम आ रही हो या नहीं, बाकी बातें बाद में करना। हिरा ने परेशानी से कहा, यार समझने की कोशिश करो, अगर मैं अभी निकलूं भी तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से सीधा पार्लर आऊंगी। सकीना ने सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, एक दिन से कुछ नहीं होता, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये बात याद रखना। हिरा ने फौरन कहा, अरे सुनो तो, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो सकीना सुनो। लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। हिरा कुछ लम्हे फोन को देखती रही, जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर इसने झुंझलाकर फोन बेड पर फेंका और तेजी से कमरे में चक्कर लगाने लगी थी। वो बड़बड़ाई, एक तरफ अम्मी है जो मान नहीं रही और दूसरी तरफ ये है जो धमकियां दे रही है। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? वो अचानक रुकी और आईने में खुद को देखते हुए बोली, अगर मैं सीधा कॉलेज ना जाऊं तो?
लेकिन अगले लम्हे से सर झटक दिया, नहीं अम्मी को पता चल गया तो फिर एक और मसला खड़ा हो जाएगा। वो बैग उठाते हुए दोबारा बोली, लेकिन सकीना भी ठीक कह रही है, इसकी मेहंदी है, इसे मेरी जरूरत है। वो दरवाजे तक गई, फिर वापस पलट आई और बेड पर पड़ा फोन उठा लिया, जिसे दोबारा कॉल करने का सोच रही हो। मगर चंद लम्हे बाद इसने गहरी सांस ली और फोन वापस रख दिया था। इसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। एक तरफ माँ की बात और दूसरी तरफ सहेली का दबाव था। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, आज का दिन ही अजीब है, ना ठीक से कॉलेज जा पा रही हूँ, ना सकीना के पास। ये कहते हुए इसने दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। मगर इसके कदमों में वही हिचकिचाहट बाकी थी, जैसे वो अभी तक फैसला न कर पाई हो कि इसे जाना कहाँ है। थोड़ी देर बाद कॉलेज के गेट के बाहर हिरा खड़ी थी, बैग एक कंधे पर लटका हुआ था और नजरें बार बार गेट के और सड़क के दरमियान घूम रही थी। इसके चेहरे पर वाज़ह उलझन थी। वो खुद से बड़बड़ाई, अगर अंदर गई तो आज कभी भी आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, ना मेरे पास कोई ठोस वजह है और ना ही घर वाले मानेंगे, और अगर ना गई तो अम्मी को कैसे जवाब दूंगी। वो एक कदम आगे बढ़ाती, फिर रुक जाती, जैसे खुद ही अपने फैसले से लड़ रही हो। इस कश्मकश में इसकी नजर बराबर में खड़े एक शख्स पर जा ठहरी। ऊंचा कद, साफ सुथरा लिबास, हाथ में मोबाइल, अंदाज में एक अजीब सा एतमाद था। वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर जैसे अचानक कोई फैसला कर लिया हो। इसने हिचकिचाते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाया और आहिस्ता से बोली, सर बात सुनिए। मुनीर जो मोबाइल पर मसरूफ थे बेख्तियार मुड़ा। इसकी नजरें जैसे हिरा पर पड़ी। वो एक लम्हे को ठटक गया, चेहरे पर हल्की सी हैरत आई, मगर फौरन संभल गया था। इसने इसे पहचान लिया था। वो इन्हीं 3 तस्वीरों में से एक थी, मगर इसने अपने तासुरात छुपा लिए और पुरसकून लहजे में बोला, जी फरमाइए। हिरा ने लब काटते हुए कहा, देखें मुझे पता है मैं अजीब लग रही हूँ, मैं कभी भी किसी अजनबी से इस तरह बात नहीं करती, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुनीर ने मोबाइल जेब में रखते हुए इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो दी और बोला, कैसी परेशानी है। हेरा ने एक लम्हे सोचा, फिर जल्दी जल्दी बोली, कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे बड़े भाई बन सकते हैं, सिर्फ चंद मिनट के लिए प्लीज। मुनीर ने हल्का सी भवें उठाई, जैसे सवाल कर रहा हो। वो फौरन बोली, मुझे अपनी सहेली की मेहंदी में जाना है, मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए, लेकिन मेरी अम्मी नहीं आई और घर से भी किसी को नहीं आने दिया, मेरे बाबा भी नहीं है, अगर कोई बड़ा मेरे साथ ना हो तो प्रिंसिपल ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, प्लीज आप मेरी मदद कर दें। मुनीर खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी आंखों में वही ठंडी चमक उभरी, मगर इसने अपना नरम लहजे में छुपा लिया था। वो बोला, तुम्हारा सेक्शन कौन सा है। हेरा ने फौरन मुंह बनाया और बोली, सेक्शन ए, प्री मेडिकल। हालांकि मुझे डॉक्टर बनना भी नहीं है, लेकिन अम्मी जबरदस्ती कर रही है, मुझे समझ नहीं आता इन्हें क्या मसला है। वो एक सांस में सब कह गए, फिर अचानक इसका लहजा नरम हो गया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्लीज ना, आप शक्ल से भी बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे। एक दिन की बात है, मेरी सहेली नाराज हो जाएगी। मुनीर ने चलना में से गौर से देखा, फिर इसकी बातों में बचपना था, मगर इसे बचपने के पीछे इसकी बेबसी साफ नजर आ रही थी। इसने धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या मांग रही हो। हेरा ने फौरन सर हिलाया, जी हाँ, सिर्फ चंद मिनट के लिए साथ चलना है, बस इतना कि वो मान जाए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। मुनीर ने गहरी नजर इस पर डाली, जैसे इसके हर लफ्ज को परख रहा हो, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलते हैं। हिरा के चेहरे पर फौरन खुशी फैल गई, जैसे इसकी सारी परेशानी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। वो जल्दी से इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और बोली, थैंक यू, आपको अंदाजा नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मुनीर ने हल्के अंदाज में कहा, इतनी जल्दी खुश ना हो, अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। हेरा ने बेफिक्री से कहा, हो जाएगा, आप बस मेरे भाई बनकर बात करना, बाकी मैं देख लूंगी। वो दोनों गेट पार करके अंदर दाखिल हुए। हिरा के कदमों में पहले वाली हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा एतमाद आ गया था, जबकि मुनीर खामोशी से इसके साथ चल रहा था। इसकी नजर सीधी आ गई थी, मगर जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो अंदर चलते हुए एक लम्हे को रुका था, जैसे किसी चीज का अंदाजा लगा रहा हो, फिर बगैर कुछ कहे दोबारा चल पड़ा था। हिरा ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आप वाकई बहुत अच्छे हो, अगर आप ना मिलते ना तो मैं तो फांसी जाती। मुनीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और दोनों सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गए थे, जहां अगला मरहला इनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अपने ताल्लुकात के जरिए इसको छुट्टी दिला दी थी, लेकिन इसको भी पता नहीं चलने दिया था कि वो प्रोफेसर है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। रात का वक्त था। वो अपनी स्टडी टेबल पर लैपटॉप के सामने बैठा फाइल देख रहा था। कमरा मुकम्मल खामोश था, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और शाकिर बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हुआ। मुनीर ने एक मुख्तसर सी नजर इस पर डाली और फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखते हुए काम जारी रखा। शाकिर कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सर आप तीसरी लड़की से इनकार क्यों कर रहे हैं। पूरा प्लान तैयार किया, हम कल ही एक्शन लेने वाले हैं,
मुनीर ने माउस रोककर कुर्सी के पीछे झुककर इसे देखा और बोला, मैंने 2 लड़कियों की इजाजत दी थी, तीसरी की जरूरत नहीं है। शाकिर ने फौरन कहा, सर लेकिन सब सेट है, टीम तैयार है, बस एक लड़की रह गई है। मुनीर ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैंने इसके बारे में मालूमात निकलवाई है, वो कोई आम लड़की नहीं है। शाकिर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सर सब ये कहते हैं लेकिन आखिर में मसला कुछ नहीं होता। मुनीर ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, कि आम नहीं है। जहीरुद्दीन बिल्डर्स कंपनी का नाम सुना है तुमने? शाकिर ने फौरन सर हिलाया। मुनीर ने कहा, ये इसी खानदान की लड़की है। बाप नहीं है, मगर इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, हम गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। शाकिर ने थोड़ा आगे झुककर कहा, सर हमने भी चेक किया, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ जहीरुद्दीन साहब और इनकी माँ, बाकी कोई खास असर नहीं है, आसानी से हैंडल हो जाएगा। और लड़की कम उम्र है, खूबसूरत है और मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। मुनीर की आंखों में फौरन सख्ती आई थी। इसे टेबल पर हाथ मारकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा शाकिर, मैंने जो कहा है वो हतमी है। इस लड़की को हाथ नहीं लगाना, ना कोई प्लान, ना कोई हरकत। अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद इसे खत्म कर दूंगा। शाकिर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सर प्लीज हम इसकी तस्वीर भी आगे भेज चुके हैं, आप पीछे हटना मुश्किल है। मुनीर फौरन कुर्सी से उठा और इसके बाद बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। इसकी आवाज नीचे मगर खतरनाक थी। मैंने कहा था ना, मेरी बात आखिरी है, अब इस लड़की की तरफ कोई नहीं देखेगा। इसका नाम हीरा है और वो महफूज रहनी चाहिए। शाकिर ने फौरन सर हिला और बोला, जी सर, मगर इसके लहजे में हल्की सी उलझन थी। वो पलट कर बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में दोबारा खामोश हो गया और मुनीर कुछ लम्हे इसी जगह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा, मगर इसका ध्यान वहां नहीं था। इसने गहरी सांस ली और हाथ पेशानी पर रख लिया था। सुबह का मंजर इसके ज़हन में बार बार घूमने लगा था, वो लड़की जो गेट पर खड़ी थी, इसकी बेचैनी, इसकी बातें और वो अंदाज जिसमें वो मदद मांग रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इसने अचानक ये फैसला क्यों किया था। इसने खुद से आहिस्ता आवाज में कहा कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। इसने फौरन मोबाइल उठाया और शाकिर को मैसेज टाइप किया, कोई भी इस लड़की के करीब नहीं जाएगा, प्लान खत्म। वो कुछ लम्हे मोबाइल को देखता रहा, फिर इस टेबल पर रख दिया था। इसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर थी, मगर जहन कहीं और था। वो खुद से भी उलझ रहा था, जैसे कोई फैसला इसके इख्तियार में आकर भी इसके खिलाफ जा रहा हो। कमरे की खामोशी इसके अंदर के शोर को वाज़ेह कर रही थी, और वो पहली बार किसी नाम पर इतना मुतजलसल हुआ था। अगले दिन की सुबह कई उम्मीदवार के साथ रोशन हुई, और जबकि वो सुबह की गेट से अंदर दाखिल हुई तो मेहंदी की थकन अभी तक चेहरे पर वाज़ेह थी। कदम तेज थे, मगर ज़हन भटका हुआ। क्लास शुरू हो चुकी थी और फिजिक्स की क्लास की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो लेट हो चुकी है। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो खुद से बड़बड़ाई, अब क्या होगा, सीधा क्लास में जाना भी मुश्किल है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची। चंद लम्हे वो खड़ी रही। अंदर प्रोफेसर मुनीर पढ़ा रहे थे। इसने गहरी सांस ली, दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। क्लास अचानक खामोश हो गई। तमाम नजरें इसकी तरफ उठ गईं और वो सर झुकाए खड़ी थी और आहिस्ता से बोली, मैं आ सकती हूँ? सर मुनीर ने चाक से हाथ रोककर इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों में कोई रद्देमल नहीं था, सिर्फ एक गहरी संजीदगी थी। हेरा ने घबराहट में जल्दी से कहा, मेरी दादी की कल रात डेथ हो गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई। सॉरी सर। इसकी आवाज में हल्की सी लरजिश थी और चेहरा रोनी सा बना हुआ था। क्लास में कुछ तालिब इल्म एक दूसरे को देखने लगे। मुनीर खामोशी से खड़ा इसे देखता रहा। बाजू सीने पर बंधे हुए थे। इसकी नजरें हीरा के चेहरे पर ठहरी हुई थी, जिससे वो हर लफ्ज को परख रहा हो। हीरा ने जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रहा तो इसने आहिस्ता से सर उठाया। इस लम्हे इसकी नजर मुनीर पर पड़ी और वो एकदम साकित रह गई थी। इसके चेहरे से रंग जैसे उतर गया। उसे तवक्को नहीं थी कि वही शख्स होगा जो गेट पर इसकी मदद कर चुका था। इसको सब पता था कि इसे देर क्यों हुई है। मुनीर ने हल्के मगर सख्त लहजे में कहा, क्या वाकई तुम्हारी दादी का इंतकाल हुआ है? हेरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर घबराकर सर हिलाया। जी सर। मुनीर ने फौरन जवाब दिया, अगर वाकई ऐसा हुआ था तो तुम आज कॉलेज कैसे आ गई? इसके लहजे में शक साफ था। हेरा के गले में जैसे कुछ फंस गया। वो हकलाते हुए बोली, सर मैं बस क्लास के लिए आ गई थी, फिर वापस चली जाऊंगी। मुनीर ने चौक हाथ में लिया और टेबल पर हल्का सा मारकर कहा कि झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम लेट हो रही तो सीधा कह देती, मैं इजाजत दे देता, लेकिन इस तरह कहानी बना कर आना ये काबिल कबूल नहीं है। क्लास में खामोशी छा गई थी। कुछ तलबा सर झुकाए बैठ के हेरा की आंखें नम होने के करीब थी। वो धीरे से बोली, सर सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुनीर ने इसकी बात काटते हुए कहा, सॉरी क्लास के लिए नहीं होता, तुम मुझसे क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलोगी। हेरा ने फौरन घबरा कर कहा, सर प्लीज, मैं वाकई लेट हो गई थी, झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मुनीर ने इसे सीधा देखते हुए कहा,
میں نے کہا تھا نا جھوٹ برداشت نہیں، اب تم اپنی سیٹ پر جاؤ، بعد میں بات ہوگی۔ ہیرا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر آہستہ سے جی سر کہا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر منیر کی طرف دیکھا، مگر وہ دوبارہ کی بورڈ کی طرف مڑ چکا تھا اور لیکچر جاری کر رہا تھا۔ مگر ہیرا کا ذہن کہیں اور تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور الجھن تھی، اور ساتھ ہی یہ احساس بھی کہ وہ شخص جو اس کی مدد کر چکا تھا آج اس کے سامنے بالکل مختلف تھا۔ کلاس جاری رہی، مگر اس کے لیے ہر لفظ بوجھ لگ رہا تھا، اور وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آفس میں اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اب اسے پروفیسر منیر کے آفس جانا ہے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے آہستہ آہستہ کلاس سے باہر نکلی۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدم بار بار رک رہے تھے اور وہ خود سے بڑبڑائی، یا خدا خیر، اگر انہوں نے پرنسپل تک بات پہنچا دی تو میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، امی الگ جان لیں گی۔ وہ چند لمحے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر گہری سانس لی اور سیدھی ان کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے سامنے آ کر اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے منیر کی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے وہ ٹیبل کے پیچھے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ منیر نے فائل بند کی اور پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ پہلے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہیرا نے گھبراہٹ میں فوراً کہنا شروع کیا، سر پلیز معاف کر دیں، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میری امی مجھے بالکل چھٹی نہیں کرنے دیتی۔ میں نے انہیں کتنی بار سمجھایا کہ مجھے سب سمجھ آ جاتا ہے، ہر لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ مانتی نہیں ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی، پھر اس کی آواز تھوڑی نرم ہو گئی، اور اب میری سب سے قریبی دوست کی شادی ہے، میں اس کی شادی کیسے مس کرتی، بس اس لیے جھوٹ بول دیا، پلیز سر اس بار معاف کر دیں۔ منیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں وہی ٹھنڈی دلچسپی تھی۔ اس نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بولا، معافی آسانی سے نہیں ملتی۔ ہیرا نے فوراً گھبرا کر کہا، سر پلیز آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ منیر نے اس کی بات غور سے سنی، پھر دھیرے سے بولا، ایک صورت ہے، اگر تم اسے مان لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ ہیرا نے فوراً امید سے اس کی طرف دیکھا، وہ بولی، جی سر بتائیں۔ منیر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنے گھر دعوت پر بلاؤ۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہیرا جیسے سن کر ٹھٹک گئی ہو، اس کے چہرے پر حیرت واضح تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی، پھر آہستہ سے بولی، جی یعنی آپ میرے گھر آئیں گے؟ منیر نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں اگر تم چاہو تو۔ ہیرا کے چہرے پر فوراً خوشی اور سکون آ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی مشکل پار کر لی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، سر آپ آ جائیں، میری امی آپ کو بہت عزت دیں گی، وہ تو یقین بھی نہیں کریں گی کہ ایک پروفیسر ان کی بیٹی کے گھر آیا۔ آپ بتائیں کب آنا ہے؟ منیر نے مختصر جواب دیا، پرسوں شام۔ ہیرا نے فوراً کہا، جی ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دوں گی، وہ بہت خوش ہوں گی۔ منیر نے ٹیبل پر رکھا قلم اٹھایا اور کہا، اپنا ایڈریس لکھ دو۔ ہیرا فوراً آگے بڑھی اور ٹیبل پر پڑے کاغذ پر ایڈریس لکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر اب پہلی جیسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایڈریس لکھ کر کاغذ اس کی طرف بڑھایا اور بولی، سر یہ ہمارا ایڈریس ہے، آپ آ جائیں پلیز، میں انتظار کروں گی۔ منیر نے کاغذ لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اسے فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو فوراً غائب بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو اور آئندہ جھوٹ مت بولنا۔ ہیرا نے فوراً سر ہلایا، جی سر، تھینک یو سر۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلتے اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو، جبکہ اندر منیر اپنی جگہ پر بیٹھا چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا جہاں وہ کاغذ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی پراسرار چمک لوٹ آئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے سیکرٹ روم میں کرسی پر بیٹھا، سامنے رکھے ٹیبل پر فائل اور اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ 4 مرد بھی بیٹھے تھے جو خاموشی سے اس کی بات سننے کے منتظر تھے۔ فضا میں سنجیدگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ منیر نے ابھی گفتگو شروع کرنے کے لیے لب کھولے تھے کہ دروازہ اچانک کھلا اور شاکر گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ منیر فوراً کرسی سے ذرا آگے جھکا اور تیز آواز میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بنا اجازت تم اندر کیسے آ گئے؟ شاکر کے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اکلاتے ہوئے بولا، سر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، جو 2 لڑکیاں ہم نے اغوا کی تھیں وہ تہہ خانے سے غائب ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں چلی گئی ہیں، ہم نے ہر جگہ دیکھ لی ہے، صبح میں کلائنٹ کے پاس بھیجنا تھا، اب کیا کریں گے؟ منیر نے فوراً سخت لہجے میں کہا، شاکر باہر جاؤ، تم دیکھ نہیں رہی یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ شاکر نے بے بسی سے کہا، سر لیکن
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ان چاروں میں سے ایک آدمی اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاکر کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک منٹ، آپ رکیں۔ پھر اس نے منیر کی طرف رخ کیا اور بولا، یعنی آپ جن لڑکیوں کو بھیجتے ہیں وہ کلائنٹ تک پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ منیر نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس سے کوئی بھی لڑکی باہر نہیں جا سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، آپ کا اپنا آدمی بیچ میٹنگ میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ حقیقی ہے۔ ہمیں رسک لینے کی عادت نہیں ہے، منیر نے سنجیدگی سے کہا، اس بات کو بڑھا رہے ہیں آپ، پہلے مجھے صورتحال دیکھ لینے دیں۔ لیکن اس آدمی نے بات کاٹ دی اور بولا، نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا جو اپنے معاملات سنبھال نہ سکیں۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے مختصر انداز میں کہا، ڈیل ختم، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چاروں بغیر مزید کچھ کہے پلٹے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں میں کمرہ خالی ہو گیا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی منیر کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شاکر کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کس وقت کیا بولنا ہے؟ شاکر لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر خوف صاف تھا۔ وہ فوراً بولا، سر غلطی ہو گئی، میں گھبرا گیا تھا۔ منیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور سنو وہ لڑکیاں کہاں گئی ہیں؟ یہ مجھے نہیں سننا، مجھے نتیجہ چاہیے، ڈھونڈو انہیں ہر جگہ، دیکھو ایک بھی ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ شاکر نے فوراً سر جھکایا اور بولا، جی سر، ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ منیر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جو چند لمحوں میں ہی اس نے چھپا لی تھی۔ اس نے ٹیبل پر انگلیوں سے ہلکی دستک دی اور آہستہ سے خود سے کہا، کھیل اب دلچسپ ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں خالی کمرے میں گھومی جیسے وہ کسی پوشیدہ بات کو سمجھ چکا ہو، مگر اس کے چہرے پر پھر وہی سنجیدگی لوٹ آئی تھی جو ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی تھی۔ 2 دن بعد وہ دعوت پر پہنچ گیا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بڑے صوفوں کے درمیان سجی میز پر ناشتے کے برتن ترتیب سے رکھے تھے، مگر کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ ظہیر الدین صاحب سنجیدگی سے بیٹھے تھے، ان کے برابر اشفاق صاحب تھے، جبکہ سامنے منیر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا انداز پرسکون مگر نظریں بہت سنجیدہ تھیں۔ اشفاق صاحب نے ماحول کی خاموشی توڑتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا، آپ ہماری بھتیجی کے پروفیسر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کچھ لیجئے نا۔ یوں خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ منیر نے مختصر سا سر ہلایا اور سیدھا ظہیر الدین صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چونکے نہیں، مگر ان کی نظریں ذرا تیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، جی فرمائیے۔ منیر نے بغیر گھمائے سیدھی بات کی، میں یہاں آپ کے سامنے آپ کی پوتی ہیرا کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں جیسے وقت رک گیا تھا۔ اشفاق صاحب نے بے اختیار منیر کی طرف دیکھا، جبکہ ظہیر الدین صاحب کی پیشانی پر شکن ابھری تھی۔ منیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یہ بات آپ کے لیے اچانک اور شاید ناگوار ہو، ممکن ہے آپ کو حیرت ہو کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا، اور یہ بھی کہ آپ بعد میں ہیرا سے سوال کریں کہ مجھے یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی، مگر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے کبھی مجھے اس طرف اشارہ تک نہیں دیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر بولا، ایک اور بات بھی واضح کر دوں، میں صرف ایک پروفیسر نہیں ہوں، میں ایک خفیہ ادارے سے وابستہ افسر ہوں، فی الحال ایک آپریشن کے تحت کالج میں موجود ہوں، اس لیے میری اصل شناخت سب کے سامنے نہیں ہے۔ وہ کوئی مافیا لیڈر نہیں تھا، وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ اشفاق صاحب نے قدرے حیرت سے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ منیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی ہوں، جس بھی مقام پر ہوں، اس سب کے باوجود میرے لیے آپ کی پوتی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس سے خود یہاں آیا ہوں۔ ظہیر الدین صاحب نے گہری سانس لی اور سیدھے لہجے میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ میری پوتی سے عمر میں کافی بڑے ہیں۔ میں آپ کے پیشے کی عزت کرتا ہوں، مگر اس بنیاد پر میں اس کا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا، وہ بھی کم عمر ہے۔ منیر کچھ کہنے والا تھا کہ اشفاق صاحب نے فوراً مداخلت کی، بابا اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں، بات سن لیں، ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، میں آپ سے الگ بیٹھ کر بات کرتا ہوں، پھر سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ ظہیر الدین صاحب نے سختی سے کہا، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ عمر کا فرق واضح ہے، ہیرا بھی 17 سال کی ہے۔
इनकी बात खत्म हुई तो मुनीर ने फौरन बात संभाली। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इससे 10 साल बड़ा हूँ और ये फर्क मैं जिम्मेदारी से निभा सकता हूँ। इसकी आवाज में अब हल्की सी शिद्दत थी। मैं इसे हर तरह की सहूलत दूंगा, इससे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इसके वालिद नहीं है, मैं इस खला को भरने की कोशिश करूंगा। इसे वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जो हर लड़की का हक है। इसे सीधा ज़हीरुद्दीन साहब की आंखों में देखकर कहा, आप एक बार मेरी जात पर भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। लाउंज में एक बार फिर खामोशी फैल गई थी। इशफाक साहब सोच में पड़ गए थे, जबकि ज़हीरुद्दीन साहब की नजरें मुनीर के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसके हर लफ्ज को परख रहे हों। मुनीर ने आहिस्ता से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और कहा कि मैं जल्दी में कोई जवाब नहीं चाहता, आप आराम से सोचें, मगर मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। इसके बाद वो खामोश हो गया और कमरे में मौजूद तीनों अफराद के दरमियान एक ऐसा सकूत छा गया था जिसमें हर एक अपने अपने हिसाब से इस बात का वजन महसूस कर रहा था। सुबह का वक्त था। ड्राइंग रूम में रुखसाना बेगम खामोश बैठी हुई थी। चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी, जबकि सामने वाले सोफे पर ज़हीरुद्दीन साहब और इशफाक साहब बैठे थे। कमरे में अजीब सी संजीदगी फैली हुई थी। ज़हीरुद्दीन साहब इन्हें पूरी बात बता चुके थे कि गुज़िश्ता रात मुनीर किस तरह हिरा के लिए रिश्ता मांगने आया था, लेकिन इसकी असल शनाख्त क्या थी और इसने किस अंदाज में बात की थी। तमाम बातें सुनने के बाद रुखसाना बेगम कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुझे आप लोगों की हर बात समझ आ रही है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो आदमी आम नहीं है, लेकिन मेरी बेटी अभी सिर्फ 17 साल की है, मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ। अभी इसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। और इनकी आवाज में माँ वाली बेचैनी साफ थी। वो मजीद बोली, और वैसे भी जिस इंसान का इसके लिए रिश्ता आया वो उम्र में इससे 10 साल बड़ा है। ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची की शादी इतने बड़े आदमी से कर दूं? इशफाक साहब फौरन सीधे होकर बैठे और संजीदगी से बोले, भाभी ये रिश्ता आपकी सोच से कई ज्यादा बेहतर है। आप शायद अंदाजा भी नहीं कर सकती कि इतना मजबूत और अच्छा रिश्ता हर किसी के नसीब में नहीं आता। वो एक अफसर है, बड़े ओहदे पर है, इज्जतदार आदमी है, आपकी बेटी को खुश रखेगा। रुखसाना बेगम ने फौरन कहा, मैं इसकी हैसियत या ओहदे से इनकार नहीं कर रही भाई, लेकिन उम्र का फर्क मेरे लिए बहुत अहम है। हेरा भी बच्ची है, इसे भी दुनिया की समझ नहीं है। इशफाक साहब ने नरमी से कहा, 10 साल का कोई फर्क बड़ा फर्क नहीं है, खासतौर पर जब सामने वाला समझदार और जिम्मेदार आदमी हो। आप ये भी तो देखें कि वो खुद चल कर आया है, इज्जत से बात की और साफ कहे कि हेरा को इस सब का इल्म तक नहीं है। आजकल कौन ऐसा करता है? रुखसाना बेगम ने बेख्तियार गहरी सांस ली और बोली, भाई मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में हो, ऐसा घर जहाँ इसे इज्जत मिले, लेकिन इसकी उम्र वाकई बहुत कम है। अभी इसकी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर होनी चाहिए। इतनी जल्दी शादी कर देना मसले का हल नहीं है और मुझे डर है कि शादी के बाद वो इसे पढ़ने ना दे। इनकी आवाज आखिरी जुमले पर हल्की सी भर आई थी। इशफाक साहब ने फौरन कहा, नहीं भाभी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, वो ऐसा सोच नहीं रखेगा। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो हम इसे साफ बात कर लेते हैं। रुखसाना बेगम ने इनकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरी तरह ना हो। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अगर हीरा पढ़ी लिखी होती तो वो मजबूत रहेगी। मैं नहीं चाहती शादी के बाद इसकी तालीम खत्म हो जाए। इशफाक साहब ने सर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस बात की जमानत मैं खुद लूंगा। वो अगर इस रिश्ते के लिए संजीदा है तो हीरा की तालीम पर कभी एतराज नहीं करेगा। ज़हीरुद्दीन साहब अब तक खामोश बैठे सब सुन रहे थे। इन्होंने धीरे से कहा, रुखसाना, जिंदगी में हर रिश्ता किस्मत से नहीं मिलता, कुछ रिश्ते खुदा खास तौर पर भेजता है। मुझे इस लड़के की बातों में दिखावा नहीं लगा, वो वाकई हेरा को चाहता है। रुखसाना बेगम ने बेख्तियार नजरें झुका ली थी, जैसे दिल अब भी मुतमईन ना हो, मगर मुखालफत की ताकत भी बाकी नहीं रही। तो इशफाक साहब ने मोबाइल उठाते हुए कहा, तो फिर मैं इसे रजामंदी दे दूं, बाकी बातें बाद में तय हो जाएंगी। रुखसाना बेगम चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बस इससे एक वादा ले लें, वो मेरी बेटी को पढ़ने देगा, इसकी तालीम नहीं रुकवाएगा। अगर वो ये मान ले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इशफाक साहब के चेहरे पर फौरन इत्मीनान आया था। वो बोले, ठीक है भाभी, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद इससे बात करूंगा और आपको यकीन दिलाता हूँ हेरा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इनकी बात पर रुखसाना बेगम ने खामोशी से सर झुका लिया था, जबकि कमरे में बैठे बाकी दोनों आदमियों के चेहरों पर संजीदा सुकून सा फैल गया था, जैसे एक अहम फैसला हो चुका हो। वह गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते बाद हिरा की लाख नाराजगी रोने और एहतजाज के बावजूद इसकी शादी प्रोफेसर मुनीर से हो चुकी थी।
वो दुल्हन बनी बड़े से कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। भारी जोड़ा, झुके हुए कंधे और तेजी से धड़कता दिल, इसके साथ आपस में जकड़े हुए हाथ। बार बार वो दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मड़ोड़ रही थी। चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हे गुजरे थे जब कमरे का दरवाजा खुला और मुनीर अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह पुरसकून नजर आ रहा था। दरवाजा बंद करते इसकी नजर सीधी हेरा पर जा ठहरी। हेरा ने बेख्तियार नजर झुका ली। वो मजीद सिमट कर बैठ गई थी। मुनीर आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तो बेगम साहिबा आप मुझे क्यूट अंकल बोलेंगी या फिर हबी? हेरा ने फौरन सर उठाकर इसे देखा। आंखें पहले ही नमी से भरी हुई थी, इसके होंठ कांपे मगर आवाज नहीं निकली। मुनीर के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन मध्यम पड़ गई थी। वो जल्दी से इसके करीब बैठा और नरमी से बोला, क्या हुआ हेरा, क्यों रो रही हो? जान, इसके लहजे में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो कॉलेज में हुआ करती थी। हेरा ने मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू रोके हुए कहा कि मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। इसकी आवाज टूट रही थी। वो मजीद बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की? आप मेरे उस्ताद थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुनीर चलना में खामोशी से देखता रहा, फिर इसने आहिस्ता से इसके हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, क्योंकि मैं अपनी इस क्यूट सी स्टूडेंट को अपनी बीवी बनाना चाहता था। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, इतनी कि अब इसके बगैर कुछ भी अधूरा लगता है। वो मेरी जिंदगी बन गई है। हीरा ने फौरन सर हिलाया और नम आंखों के साथ बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, इतनी जल्दी किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होती। आप मुझे बस पसंद करते होंगे या शायद इज्जत होगी, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। मुनीर इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखें संजीदा थी। वो आहिस्ता से बोला, लेकिन मुझे हुई है, और इतनी शदीद हुई है कि शायद मैं खुद भी नहीं समझ सका ये कब हुई। पहली बार तुम्हें देखा तो बस देखता रह गया, फिर हर बार तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बेवकूफियां सब मेरे दिमाग में रहने लगा। हेरा खामोशी से इसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो सच बोल रहा है या नहीं। मुनीर ने इसके चेहरे के करीब होते हुए धीरे से कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना बदल दिया। हेरा का सांस बेतरतीब होने लगा। वो फौरन नजरें झुकाकर बोली, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही। मुनीर ने इसके चेहरे के करीब झुककर कहा, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना। इसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर इसमें अजीब सा यकीन था। हेरा के हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मुनीर ने इसके चेहरे से एक लट हटाई और आहिस्ता से बोला, एक बात याद रखना, तुम पर कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी, जितना वक्त चाहिए मैं दूंगा। मगर मोहब्बत में अब भी खौफ और उलझन मौजूद थी। मगर इसके साथ एक अजीब सी खामोशी भी आ गई। वो अभी कुछ कहने वाली थी कि मुनीर मजीद इसके करीब झुक गया और इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। वो इसको रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे वो इसको अपने करीब तर कर गया था और वो खामोशी से इसकी हर गुस्ताखी बर्दाश्त कर गई थी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। 2 महीने गुजर चुके थे। वो किचन में खड़ी रोटी बेल रही थी। बाल हल्के से बिखरे हुए थे और दुपट्टा बार बार कंधे से सरक रहा था, जिसे वो बेध्यानी में दुरुस्त कर ली थी। चूल्हे पर सालन रखा था, जबकि वो जल्दी जल्दी काम निपटाने में मसरूफ थी। अभी वो दूसरी रोटी बेलने लगी थी जब बाहर से मुनीर की आवाज आई। हेरा वो चौंक कर पलटी थी कि अगले लम्हे मुनीर किचन में दाखिल हुआ और पीछे से आकर इसे अपनी बाहों में भर लिया। वो एक लम्हे के लिए घबरा गई थी, मगर जैसे इसने पलटकर मुनीर को देखा, इसके चेहरे पर फौरन खुशी फैल गई। वो बेख्तियार खुशी से चीखी और फौरन इसके गले लग गई थी। वो हंसते हुए बोली, आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा था आज भी आप लेट नाइट आएंगे। मुनीर ने इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान ने शिकायत की थी ना कि इसका शौहर रात गए बाहर ना रहा करे। अब जब बीवी हुक्म दे तो शौहर की क्या मजाल के वो देर करे। हिरा हंस पड़ी और इसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, मैंने सिर्फ एक बार कहा था, आप हर बात को बढ़ा देते हैं। मुनीर ने से मजीद करीब करते हुए कहा कि एक बार भी कहो तो मेरे लिए काफी है, तुम्हारी हर बात मेरे लिए अहम है। हिरा ने शरारती अंदाज में से देखा, फिर बोली, अच्छा ये बताएं, आप मुझे मम्मा के घर कब लेकर जाएंगे? मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। मुनीर ने फौरन जवाब दिया, कल चलते मेजजान, बस हुक्म क्या करे। मुझे पता है मेरा बच्चा अभी छोटा है, ऐसे अपनी मम्मा के पास जाना होता है। हिरा ने मुंह बनाया और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, शादी हो गई है मेरी। मुनीर ने हंसते हुए कहा, हाँ शादी हो गई है, मगर आदतें अभी भी वही हैं। कभी अम्मी याद आती है, कभी सकीना, कभी हवेली। हिरा ने हल्के से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, लेकिन अब आपकी भी आदत हो गई, आप एक दिन भी सामने ना आए तो अजीब लगता है। मुनीर ने फौरन इसकी बात पकड़ी और बोला, ओ मतलब अब मोहब्बत होने लगी है। हिरा शर्माकर फौरन दूसरी तरफ मुड़ी और रोटी सीधी करने लगी। वो हंसते हुए बोली, आप बहुत तंग करते हैं,
फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बोली, आपको पता है, शादी की पहली रात मुझे लगा था मेरी जान ही निकल जाएगी आपके साथ रहते हुए। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी और शायद मैं कभी खुश ना रह सकूं। मुनीर खामोशी से इसे देखकर रहा। हिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन आपके साथ रहते हुए मुझे पता चला कि शादीशुदा जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। अगर इंसान को समझने वाला साथी मिल जाए तो हर चीज आसान लगने लगती है। मुनीर की आंखों में नरमी आ गई। वो आहिस्ता से इसके करीब आया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ बीवी नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारी, अपनी दुआ और अपनी जिंदगी समझा। हिरा के चेहरे पर खामोशी से मुस्कुराहट फैल गई और वो आहिस्ता से इसके कंधे पर सर रखे बोली, फिर वादा करें हमेशा ऐसे रहेंगे, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मुनीर ने फौरन इसके माथे को चूमा और बोला, ये वादा शायद मैं मरने के बाद भी ना तोड़ सकूं। हिरा हंस दी और दोबारा इसके गले लग गई थी। मुनीर ने भी इसे मजबूती से अपने हिसार में ले लिया। दोनों कुछ लम्हे यूं ही खामोश खड़े रहे। फिर मुनीर ने शरारती अंदाज में कहा, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी रोटी जल रही है। हिरा फौरन चौंक कर पलटी और जलती रोटी देखकर बोली, या खुदा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुनीर जोर से हंस पड़ा, जबकि हिरा नाराजगी जताते हुए मुस्कुरा रही थी। वो इसी हंसी मुस्कुराहट, मोहब्बत और सुकून के साथ इनकी नई जिंदगी वाकई खूबसूरत आगाज बन चुकी थी।